नमस्कार दोस्तों, आज सुनते हैं देवकीनंदन खत्री की कहानी। उपन्यास है कटोरा भरा खून। चलिए शुरुआत करते हैं। लोग कहते हैं कि नेकी का बदला नेक और बदी का बदला बद से मिलता है, मगर नहीं। देखो, आज मैं किसी नेक और पतिव्रता स्त्री के साथ बंदी हूँ। अगर मैं अपना काम पूरा कर सका तो कल ही राजा का दीवान हो जाऊँगा। फिर कौन कह सकेगा कि बंदी करने वाला सुख नहीं भोग सकता या अच्छे आदमियों को दुख नहीं मिलता। बस मुझे अपना कलेजा मजबूत कर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी खूबसूरती और मीठी मीठी बातें मेरे हिम्मत रुक कर देखो, कोई आता है। आधी रात से ज़्यादा जा चुकी है। एक तो अंधेरी रात, दूसरे चारों तरफ से घिर आने वाली काली काली घटा ने मानो पृथ्वी पर स्याह रंग की चादर बिछा दी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। तेज हवा के झपेटों से कांपते हुए पत्तों की खड़खड़ाहट के सिवाय और किसी तरह की आवाज़ कानों में नहीं पड़ती। एक बाग के अंदर अंगूर की पत्तियों में अपने को छिपाए हुए एक आदमी ऊपर लिखी बातें धीरे धीरे बुदबुदा रहा। इस आदमी का रूप रंग कैसा है, इसका कहना इस समय बहुत ही कठिन है, क्योंकि एक तो उसे अंधेरी रात ने अच्छी तरह छिपा रखा, दूसरे उसे अपने को काले कपड़ों से ढक लिया, तीसरे अंगूर की घनी पत्तियों ने उसके साथ उसके ऐबों पर भी इस समय पर्दा डाल रखा। जो हो, आगे चलकर तो उसकी अवस्था किसी तरह छिपी न रहेगी, मगर इस समय तो यह बाग के बीचों बीच वाले एक सब्ज बंगले की तरह देख कर दांत पीस रहा है। यह मुखद्दर सा बंगला बहुत सुंदर लताओं से ढका हुआ है और इसके बीचों बीच में जलने वाले एक समाधान की रोशनी साफ दिखला रही है कि यहाँ एक मर्द और एक औरत आपस में कुछ बातें और इशारे कर रहे हैं। यह बंगला बहुत छोटा था, 10-12 आदमियों से ज़्यादा इसमें नहीं बैठ सकते थे। इसकी बनावट अटपहली थी। बैठने के लिए कुर्सीनुमा 8 चबूतरे बने हुए थे, ऊपर बांस की छानी जिस पर घनी लता चढ़ी हुई थी। बंगले के बीचों बीच एक मोड़े पर मोमी समाधान जल रहा था। एक तरफ चबूतरे पर ऊंधी चिनाई पोत की बनारसी साड़ी पहरे एक हसीन औरत बैठी हुई थी, जिसकी अवस्था 18 वर्ष से ज़्यादा की न होगी। उसकी खूबसूरती और नजाकत की जहाँ तक तारीफ की जाए थोड़ी है, मगर इस समय उसकी बड़ी बड़ी रसीली आंखों से घिरे हुए मोती सरीखे आंसू की बूंदें उसके गुलाबी गालों की तर कर रही थीं। उसकी दोनों नाजुक कलियों में स्याह चूड़ियों, छंद और जड़ाव कड़े पड़े हुए थे। बाएं हाथ से कमरबंद और दाहिने हाथ से उस हसीन नौजवान की कलाई पकड़े सिसक सिसक कर रो रही थी, जो उसके सामने खड़ा हसरत भरी निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और जिसके अंदाज से मालूम होता था कि वह कहीं जाना चाहता है, मगर लाचार है, किसी तरह उन नाजुक हाथों से अपना पल्ला छुड़ाकर भाग नहीं सकता। उस नौजवान की अवस्था 25 वर्ष से ज़्यादा की ना होगी। खूबसूरती के अतिरिक्त इसके चेहरे से बहादुरी और दिलावरी भी जाहिर हो रही थी। उसके मजबूत और गठीले बदन पर चुस्त बेशकीमती पोशाक बहुत ही भली मालूम होती थी। औरत नहीं, मैं जाने नहीं दूंगी। मत प्यारी, देखो, तुम मुझे मत रोको, नहीं तो लोग ताना मारेंगे और कहेंगे कि वीर सिंह डर गया और एक जालिम डाकू के गिरफ्तारी के लिए जाने से जी चुरा गया। महाराज की आंखों से मैं भी गिर जाऊंगा और मेरी नेकनामी में धब्बा लग जाएगा। औरत, वह तो ठीक है, मगर क्या लोग यह ना कहेंगे कि तारा ने अपने पति को जानबूझकर मौत के हवाले कर दिया। वीर, अफसोस, तुम वीर पत्नी होकर ऐसा कहती हो। तारा, नहीं, मैं यह नहीं चाहती कि आपके वीरत्व में धब्बा लगे, बल्कि आपकी बहादुरी की तारीफ लोगों के मुंह से सुनकर मैं प्रसन्न होना चाहती हूँ। मगर अफसोस, आप उन बातों को फिर भी भूल जाते हैं जिनका जिक्र मैं कई दफ़े कर चुकी हूँ और जिनके सबब से मैं डरती हूँ और चाहती हूँ कि आप अपने साथ मुझे भी ले चलकर इस अन्यायी राजा के हाथ से मेरा धर्म बचाएं। इसमें कोई शक नहीं कि उस दुष्ट की नीयत खराब हो रही है और यह भी संभव है कि वह आपको एक ऐसे डाकू के मुकाबले में भेज रहा जो कभी सामने होकर नहीं लड़ता, बल्कि छिप कर लोगों की जान लिया करता। वीर, कुछ देर तक सोच कर, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब तक तुम्हारे पिता सुज्जन सिंह मौजूद हैं, तुम पर किसी तरह का जुल्म नहीं हो सकता। तारा, आपका कहना ठीक है और मुझे अपने पिता पर बहुत कुछ भरोसा है, मगर जब उस कटोरा भरा खून की तरफ ध्यान देती हूँ जिसे मैंने अपने पिता के हाथों में देखा था, तब उनकी तरफ से भी नाउम्मीद हो जाती हूँ और सिवाय इसके कोई दूसरी बात नहीं सोचती कि जहाँ आप रहें मैं आपके साथ रहूँ।
और जो कुछ भी आप पर बीते उसमें आधे के हिस्सेदार बनूं। वीर, तुम्हारी बातें मेरे दिल में छुपी जाती हैं और मैं भी यही चाहता हूँ कि यदि महाराज की आज्ञा ना भी हो तो तुम्हें अपने साथ लेता चलूँ, मगर उन लोगों के लिए तानों में से शर्माता और डरता हूँ जो सिर हिलाकर कह सकेंगे लो साहब। वीर सिंह जोरों को साथ लेकर लड़ने लगे। तारा, ठीक है, इन्हीं बातों को सोचकर आप मुझ पर ध्यान नहीं देते और मुझे मेरे उस बाप के हवाले किए जाते जिसके हाथ में उस दिन खून से भरा हुआ चांदी का कटोरा कांप कर हाय हाय, जब वह बात याद आती है कलेजा कांप उठता है। बेचारी कैसी खूबसूरत, ओफ हो। वीर, ओफ, बड़ा ही गजब, वह खून तो कभी भूलने वाला नहीं है। मगर अब हो भी तो क्या हो, तुम्हारे पिता लाचार थे, किसी तरह इनकार नहीं कर सकते थे। कुछ सोच समझ कर, हाँ खूब याद आया। अच्छा सुनो, एक तरकीब सूझी है। यह कहकर वीर सिंह तारा के पास बैठ गए और धीरे धीरे बातें करने लगे। उधर अंगूर की पत्तियों में छिपा हुआ वह आदमी जिसके बारे में हम इस बयान के शुरू में लिख आए, इन्हीं दोनों की तरफ एकटक देख रहा था। यकायक पत्तों की खड़खड़ाहट और पैर की आहट ने उसे चौंका दिया। वह होशियार हो गया और पीछे फिर कर देखने लगा। एक आदमी को अपने पास आते देख धीरे से बोला, कौन है? सुजन सिंह। इसके जवाब में हाँ की आवाज़ आई और सुजन सिंह उस आदमी के पास धीरे जाकर बोला, भाई रामदास, अगर तुम मुझे यहाँ से चले जाने की आज्ञा दे देते तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानता। रामदास, कभी नहीं, कभी नहीं। सुजन, तो क्या मुझे अपने हाथ से अपनी लड़की तारा का खून करना पड़ेगा? रामदास, बेशक, अगर वह मंजूर ना करेगी तो। सुजन, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी से मेरा हाथ कांप रहा और कटार गिरी पड़ती है। रामदास झक मार के, तुम्हें ऐसा करना होगा। सुजन, मेरे हाथों की ताकत तो अभी से जा चुकी है, मैं कुछ न कर सकूंगा। रामदास, तो क्या यह कटोरा भर खून वाली बात मुझे याद दिलानी पड़ेगी? सुजन कांप कर, ओफ, गजब है। रामदास के पैरों पर गिरकर, बस बस, माफ़ करो, अब फिर उसका नाम न लो। मैं करूँगा, बेशक वही करूँगा जो तुम कहोगे। अगर मंजूर ना करे तो अपने हाथ से अपनी लड़की तारा को मारने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर उस बात का नाम लो, हाय लाचारी इसे कहते हैं। रामदास, अच्छा, अब हम लोगों को यहाँ से निकल कर फाटक की तरफ चलना चाहिए। सुजन, जो हुक्म। रामदास, मगर नहीं, क्या जाने ये लोग उधर न जाएं। हाँ देखो, वे दोनों उठे, मैं वीर सिंह के पीछे जाऊंगा, तारा तुम्हारे हवाले की जाती है। इधर बंगले में बैठे हुए वीर सिंह और तारा की बातचीत समाप्त हुई। इस जगह हम यह नहीं कहा चाहते हैं कि उन दोनों में चुपके चुपके क्या बातें हुई, मगर इतना जरूर कहेंगे कि तारा अप्रसन्न मालूम होती। शायद वीर सिंह ने कोई बात उसके मतलब की कही हो, या जो कुछ तारा चाहती थी उसे उन्होंने मंजूर किया हो। वीर सिंह और तारा वहाँ से उठे और एक तरफ जाने के लिए तैयार हुए। वीर सिंह, तो अब मैं तुम्हें लोनियों को बुलाता हूँ और तुम्हें उनके हवाले कराता हूँ। तारा, नहीं, मैं आपको फाटक तक पहुँचा कर लौटूंगी, तब उन लोगों से मिलूंगी। वीर सिंह, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाथ में हाथ दिए दोनों वहाँ से रवाना हुए और बाग के पूरब तरफ जिधर फाटक था चले। जब फाटक पर पहुँचे तो वीर सिंह ने तारा से कहा, बस अब तुम लौट जाओ। तारा, अब आप कितनी देर में आवेंगे? वीर, मैं नहीं कह सकता, मगर पहर भर के अंदर आने की आशा करता हूँ। तारा, अच्छा, जाइए, मगर महाराज से ना मिलिएगा। वीर, नहीं, कभी नहीं। वीर सिंह आगे तरफ रवाना हुआ और तारा भी वहाँ से लौटी, मगर कुछ दूर उसी बंगले की तरफ आकर मुड़ी और दक्षिण तरफ घूमी, जिधर एक संगीन सजी हुई बरादरी थी और वहाँ आपस में कुछ बातें करती हुई कुछ नौजवान औरतें भी थीं जो शायद तारा की लौंडियाँ होंगी। धीरे धीरे चलती हुई तारा अंगूर की पत्ती के पास पहुँची। उसी समय झाड़ी में से एक आदमी निकला जिसने लपक कर तारा को मजबूती से पकड़ लिया, उसे जमीन पर पटक छाती पर सवार हो गए। बस तारा, तेरे इस समय रोने या चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही इससे कुछ फ़ायदा है। बिना तेरी जान लिए अब मैं किसी तरह नहीं रह सकता। तारा डरी हुई आवाज़ में, क्या मैं अपने पिता सुजन सिंह को आवाज़ सुन रही हूँ? सुजन, हाँ, मैं ही कमबख्त तेरा बाप हूँ। तारा,
पिता, क्या तुम स्वयं मुझे मारने को तैयार हो? सुरजन सिंह, नहीं, मैं स्वयं तुझे मारकर कोई लाभ नहीं उठा सकता, मगर क्या करूँ, लाचार हूँ। तारा, हाय, क्या कोई दुनिया में ऐसा जो अपने हाथ से अपनी प्यारी लड़की को मारे? सुरजन, एक अभागा तो मैं ही हूँ तारा, लेकिन अब तू कुछ मत बोल। तेरी प्यारी बातें सुनकर मेरा कलेजा काँपता है। रुलाई गला दबाती हाथ से कटार छूटा जाता है। बेटी तारा, बस तू चुप रह, मैं लाचार हूँ। तारा, क्या किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती? सुरजन, हाँ बच सकती अगर तू हरी वाली बात मंजूर करे। तारा, ओफ, ऐसी बुरी बात मान लेना तो बहुत मुश्किल है। खैर, अगर मैं वह भी मंजूर कर लूँ तो? सुरजन, तो तू बच सकती है, मगर मैं नहीं चाहता कि तू इस बात को मंजूर करे। तारा, बेशक मैं कभी नहीं मंजूर कर सकती। या तो केवल इतना जानने के लिए बोल बैठी कि देखूं तुम्हारी क्या राय है। सुरजन सिंह, नहीं, मैं उसे किसी तरह मंजूर नहीं कर सकता, लेकिन तेरा मरना मुनासिब समझता हूँ। लेकिन हाय अफसोस, आज मैं कैसा अनर्थ कर रहा हूँ। तारा, पिता, बेशक मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, क्या और नहीं तो केवल एक दफ़े किसी के चरणों का दर्शन कर लेने के लिए तुम मुझे छोड़ सकते हो? सुरजन, यह भी तेरी भूल है, जिससे तू मिलना चाहती वह अभी घंटे भर के अंदर ही दुनिया से कूच कर जाएगा। अब शायद दूसरी दुनिया में ही तेरी और उसकी मुलाकात हो। तारा, है, अगर ऐसा है तो मैं पति के पहले ही मरने के लिए तैयार हूँ। बस अब देर मत करो। पिता, तुम रोते क्यों हो? अपने को संभालो और मेरे मरने में अब देर मत करो। सुरजन आंसू पोंछकर, हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, अब संभल जा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आएगी तो अब आप लोग कमेंट करिएगा। इसका दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद दोस्तों।